हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप लोगों का। आज के हमारे वीडियो का, इस लेक्चर का जो टॉपिक है, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं, हाउ टू प्रिपेयर थ्योरी सब्जेक्ट। सबसे बड़ी जो बात अक्सर आप लोग करते हैं कि सर प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट तो बहुत आराम से तैयार हो रहे हैं, सर प्रैक्टिस हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन हमको थ्योरी के सब्जेक्ट बेसिकली कैसे पढ़ने चाहिए। तो आप चाहे फाउंडेशन में है, चाहे इंटरमीडिएट में है, चाहे फाइनल ईयर में है, हालांकि फाइनल तक पहुंचते पहुंचते दो आप थ्योरी सब्जेक्ट को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने की आदत डाल चुके होते हैं, लेकिन मेन फाउंडेशन और हमारे इंटर लेवल तक भी कई बार ये दिक्कत सामने आती है कि थ्योरी सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना चाहिए। तो फाउंडेशन वालों के लिए तो यहाँ जो जो टिप्स आज मैं देने वाला हूँ वो सारे काम के तो नहीं है, और हमारे सीए इंटर वाले जो अगर कोर्स कर चुके हैं तो साथ में अब रिवीजन कैसे करना है, कैसे अपनी सेल्फ स्टडी के टाइम पे वो चीजों को तैयार कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी आज के इस सेशन में मैं कवर करने वाला हूं। तो मतलब ये हो गया कि ये सबके लिए यूजफुल रहने वाला है। तो आइए फटाफट से कुछ टिप्स आप लोगों को मैं देने जा रहा हूं कि आखिर थ्योरी सब्जेक्ट्स अगर है तो उनकी तैयारी आप लोग कैसे करने वाले हैं। चलिए जी, तो यहां से बात करना शुरू करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, पहला रूल कहता है रेस्पेक्ट द सब्जेक्ट। ये वाला जो पहला रूल है ये न सिर्फ थ्योरी बल्कि प्रैक्टिकल हर सब्जेक्ट पे लगेगा कि जो सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, जो कोर्स में है, जिसमें नंबर लाने हैं, उसको रेस्पेक्ट देना सीखिए। हम में से बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते सुना है, मैं हम में से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं भी अपने स्टूडेंट लाइफ में गलती कर चुका हूं। अरे यार, लॉ तो समझ में नहीं आ रही यार, क्या बेकार सा सब्जेक्ट है। अरे यार, ये बीसीआर वाला सब्जेक्ट यार ये तो बहुत बेकार है। अरे ये ऑडिट वाला सब्जेक्ट यार ये तो पल्ले ही नहीं पड़ता है। ठीक है, अरे EISSM। कहने का मतलब ये हो गया कि आप लोग उस सब्जेक्ट को स्टार्टिंग बेस के ऊपर ही बेकार बोल देते हो, अच्छा नहीं है, बहुत मुश्किल है। याद रखिएगा, अगर आपने किसी सब्जेक्ट का रेस्पेक्ट नहीं किया तो वो सब्जेक्ट भी आपका रेस्पेक्ट करने वाला नहीं है। प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं कि मेरे पढ़ाई के टाइमिंग के अंदर मुझे कॉस्टिंग अच्छी नहीं लगती थी, और मैं भी आप लोगों की तरह बोला करता था यार कॉस्टिंग बेकार सब्जेक्ट है यार, बकवास है यार, मुझसे तो नहीं होगा। और उसका नतीजा ये है कि आज के दिन तक भी मैं कॉस्टिंग को समझ नहीं पाता, बराबर। जबकि कॉस्टिंग के कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत सिंपल है। अब मुझे लगता है जब उनको देखता हूं कि अरे यार, उस वक्त अगर मैंने देखा होता तो बहुत आराम से ये सब्जेक्ट मेरे समझ में आ जाता, नहीं तो मैं उतने ही मार्क्स बहुत मुश्किल से ला पाया जितने पास होने के लिए जरूरी होते हैं। वो सब्जेक्ट कभी मेरे पल्ले पड़े ही नहीं। उसका रीजन यही था क्योंकि मैंने शुरुआत में ही उस सब्जेक्ट के लिए अपने माइंड में एक प्री माइंड सेट कर लिया कि हाँ भाई ये तो हमसे नहीं होगा, तो फिर वो आपसे नहीं हुआ। तो हमेशा याद रखिए, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बोलेंगे भी नहीं कि बेकार है, टफ है, ये है, ऐसा है, वैसा है, कुछ भी नहीं। पहला रूल कहता है सब्जेक्ट को रेस्पेक्ट देना स्टार्ट करिए, वो सब्जेक्ट आपको रेस्पेक्ट देगा। गिव एंड टेक का सिस्टम है, आपको समझ में आने लगेगा। बिल्कुल मेरा आजमाया हुआ ये फंडा आप कह सकते हो। तो पहला रूल तो आप इसे इस्तेमाल कर दे माते हो। सेकेंड नंबर, कभी भी जब आप किसी टॉपिक को पढ़े तो कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करिए, रटने से कुछ नहीं होगा। हाँ, कहीं कहीं पे आप चीजों को रटते हैं, मुझे समझ आता है, लेकिन कंसेप्ट को समझो। अगर आपने सिर्फ रटने का सोचा तो आगे जाकर के कहीं ना कहीं जैसे ही कुछ क्वेश्चन को घुमा दिया अगर, तो आपको आंसर लिखने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि सारी चीजें तो रट के जा नहीं सकते। तो चीजें अंडरस्टैंड होगी तो उस बेस पे आप अपना आंसर बहुत बढ़िया तरीके से ड्राफ्ट कर सकते हो। अब कैसे कंसेप्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोविजन मैंने लिखा फाउंडेशन लॉ से, माइनर कैन नॉट रेटिफाई एग्रीमेंट डन एट द टाइम ऑफ माइनॉरिटी। यानी माइनर एग्रीमेंट के टाइम पे, मतलब माइनॉरिटी के टाइम पे किए गए एग्रीमेंट का वापस अप्रूव नहीं कर सकता। अब किसी ने इसको याद कर लिया, रट लिया, जबकि कंसेप्ट ये है कि रेटिफाई का मतलब होता है अप्रूव करना, और इसके पीछे का रीजन है कि जो भी चीजें वॉइड होती है वो कभी भी रेटिफाई हो ही नहीं सकती, बराबर। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर हम वॉइड चीजों को मेजर होने के बाद वापस से वैलिड कर देंगे तो वॉइड से वैलिड में कैसे चीजें कन्वर्ट होती है। आज तक हमने वैलिड से वॉइड होते को सुना था, अब यहाँ पे चीजें वॉइड से वैलिड में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये कैसे चलेगा, उल्टी गंगा कैसे बहेगी, ये इसके पीछे का कंसेप्ट है। तो बैटर की आप रट्टा मार ले, माइनर कांट रेटिफाई, माइनर कांट रेटिफाई, माइनर कांट रेटिफाई, इससे बैटर है कि भाई प्रोविजन के कंसेप्ट को समझो ना। ठीक है, सेम उसी तरह से फाउंडेशन के अंदर भी और हमारे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में पढ़ते हैं फॉर्जरी, इवन कंपनीज एक्ट में भी पढ़ते हैं। रूबेन वर्सेस ग्रेट फिगॉल वाला हमारा एग्जांपल है कि भाई फॉर्जरी जो है वो वॉइड होती है। अब इसको समझ लिया, ओके हो गया।
अब नेगोशिएबल में सेम आया। अब नेगोशिएबल में वो लोग पढ़ते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स के पावर्स की। सर एचडीसी को तो सारे पावर है, गुड फेथ में लेता है, ये वो लेता है, सब कुछ है, लेकिन वो इस कंसेप्ट को नहीं जानते, समझते नहीं कि एचडीसी को अगर बैड टाइटल है किसी भी डॉक्यूमेंट का तो उसको गुड टाइटल मिलेंगे। समझिएगा, अगर टाइटल खराब है तो अच्छा टाइटल मिल जाएगा, लेकिन जहां पे फॉर्जरी होती है हम कहते हैं कि वहां पे टाइटल ही नहीं है, और जब टाइटल ही नहीं है तो बैटर टाइटल मिलने का तो सवाल ही नहीं है ना भाई। एचडीसी नॉर्मली होल्डर इन ड्यू कोर्स वो होता है जिसको कि बैटर टाइटल डॉक्यूमेंट्स में मिलते हैं। कब? जब खराब किसी के पास होते हैं तो आपको हमेशा बैटर मिलेंगे, बढ़िया मिलेंगे, लेकिन फॉर्जरी में जब टाइटल ही नहीं होते तो मिलने का सवाल ही खत्म हो गया। किसी तरह के कोई राइट्स आपको फॉर्जरी के केस में नहीं मिलते, इवन एचडीसी को भी। ये इसके पीछे का लॉजिक है कि फॉर्ज डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं जालसाजी वाले, जाली, वो हमेशा नल एंड वॉइड होते हैं और उनमें कोई राइट्स नहीं होते। ये समझने वाला पॉइंट है। तो कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करो। एक बार अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप उसको वहां पे ब्रीफली लिख पाएंगे, ढंग से आप प्रिपेयर करके लिख पाएंगे। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, हियरिंग का काम करते हैं, रीडिंग का काम करते हैं, साथ में लिसनिंग का काम भी करिए, यानी सुन करके समझने का काम करिए। खाली सुनने से, खाली पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला। ना ऑडिट के लिए क्या, ऐसे ही एक एग्जाम्पल मैंने ऑडिट में लिया। आप ऑडिट में मैक्स स्टूडेंट लिख लेते हैं यस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। भाई ट्रू एंड फेयर व्यू होता क्या है सर? वहां पे देयर इज नो मिस स्टेटमेंट, दे आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट। अब कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। एफआरएफ के हिसाब से जो आपने प्रेजेंट किया और जो रिक्वायर्ड था उसके बीच का जो डिफरेंस है उसे हम मिस स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। विच इज रिक्वायर्ड एंड विच इज प्रेजेंटेड, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे मिस स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग होता है। पर नहीं भाई, हम में से ज्यादातर लोग क्या करेंगे, बस रट्टा मार लेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू, या दे आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट का मतलब गलती, फ्रॉड। बस इतने तक हमारी कहानी रुक गई। उसके आगे की कहानी क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या हम कहना चाह रहे हैं कि रिक्वायर्ड क्या था और आपने क्या लिख दिया, उनके बीच का डिफरेंस मिस स्टेटमेंट कहलाता है। ये कंसेप्ट हम नहीं समझते। सेम ऑडिट सैंपलिंग। सर सैंपलिंग क्या होता है? सर 100 चीजें हैं, 100 में से 10 आइटम सेलेक्ट कर लिए, उनको चेक कर लिया, 100 का ओपिनियन निकाल दिया। सर इसे सैंपलिंग कहते हैं। कंसेप्ट को नहीं समझते कि सैंपलिंग क्यों आया, है ना। हम सीधा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं कि यार ब्लड सैंपल, बॉडी से पूरी बॉडी में अगर ब्लड की चेक करना है, ब्लड की जांच अगर करनी है तो क्या पूरे शरीर का ब्लड निकाल लिया जाएगा क्या? नहीं सर, थोड़ा सा एक सैंपल लिया जाता है। बोला यही जाता है कि मैं ब्लड सैंपल दे करके आया हूं और उसी सैंपल के बेस पे पूरी बॉडी का डायग्नोस करके बता दिया जाता है। तो वही तो ऑडिट सैंपलिंग है कि उस सैंपल को चेक करके आप पूरा जो भी ट्रांजेक्शन है उनके बारे में बता पाओगे। तो ऐसे लिंकअप करना कई बार जरूरी होता है, जो हम लोग नहीं करते। तो दूसरा मेरा इंपॉर्टेंट रूल, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करिए। बराबर, ओनली रटना वटना, खाली सुनना, खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हमेशा कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना ही है। ठीक है, बराबर, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट वाले पे आ जाऊं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा कहता है सब्जेक्ट का लैंग्वेज पर आपका कमांड होना ही चाहिए। हमने कहा सर लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, बेसिकली मैं थ्योरी सब्जेक्ट की बात यहां पे कर रहा हूं, जिसमें लॉ आ गया, ऑडिट आ गया, मेनली जो मेरे 2 सब्जेक्ट्स हैं, और भी थ्योरी सब्जेक्ट वेदर ये सिस्टम आप पढ़ रहे हैं या जो भी आपका थ्योरी सब्जेक्ट है, उसकी लैंग्वेज पर कमांड करिए। सर लैंग्वेज का मतलब क्या, इंग्लिश आना चाहिए? बहुत अच्छा। जी नहीं, मैं इंग्लिश आने नहीं आने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं वेदर यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जिधर से है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए। वो लैंग्वेज पे आपका कमांड नहीं है तो कॉमन चीजें लिखने से आपको मार्क्स मिलने वाले नहीं है। कैसे सर? एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए मैंने यहां पे लिया है। हमारा एक क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन में कुछ ऐसा होता है, ये देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है कि जहां पे हम इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस को समझाते हैं कि भाई एक तरफ होता है इम्पॉसिबिलिटी जिसमें पर्सन की डेथ हो गई या लॉ में चेंजेस हो गए या कोई लीगल इम्पॉसिबिलिटी हो गई, और एक होता है ओनली डिफिकल्टीज कि लेबर स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, अब एक आंसर ऐसे प्रेजेंट होता है, according to the provisions of Contract Act it becomes void. Impossibility of performance is as a rule not an excuse from performance. ठीक है भाई, impossibility का मतलब होता है कि आप excuse नहीं कर सकते, मामला यहीं पे गड़बड़ हो गया। It means that when a person has promised to do something, समझिएगा क्या लिखा है,
कोई भी पर्सन अगर प्रॉमिस करता है किसी चीज को करने का, ही मस्ट परफॉर्म हिज प्रॉमिस, बराबर, अदरवाइज ही बिकम्स रिस्पॉन्सिबल, ये लिखा। अब ये बहुत कॉमन सी लैंग्वेज थी जो हम लोग पढ़ाते वक्त के अंदर या समझते वक्त में काम में लेते हैं कि अगर आपने इफ यू प्रॉमिस समथिंग यू हैव टू परफॉर्म इट, अदरवाइज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजेस। इसी चीज को अगर लॉ की लैंग्वेज में लिखना है तो थोड़ा सा हमारा मैटर चेंज हो जाएगा, है ना। हमको मैटर में लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बराबर से एकदम प्रॉपर हो गया। When the performance of promisee becomes impossible due to some illegal act या फिर unexpected event, तो वहां पे contract becomes void। फिर हमने लिखा there are some exceptions, बराबर, और exceptions के केस में which is not excuse a person या they are not treated as impossibility like lockout, like strike, like raise in freight rates, बराबर से। तो अब जब जैसे ही आपने इस लैंग्वेज को लिखा, आपने लीगल वर्ड्स को यूज किया, वहां जाकर के आपका आंसर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल आपको दिखाने के पीछे पर्पस ये था कि एक तो हमने लिख दिया कि भाई एकदम नॉर्मल जिस लैंग्वेज में आप और हम समझने के लिए बात करते हैं, और एक होता है कि जो लॉ के फ्रेजेस हैं, लॉ के वर्ड्स हैं, लॉ की जो वोकैबुलरी है, वो वोकैबुलरी जब तक आप यूज नहीं करेंगे तब तक अपने को मार्क्स मिलने वाले वहां पे नहीं है, बराबर से। तो बहुत सीधा सीधा सा मैटर है, चूंकि लॉ वेदर आप ऑडिट पढ़ रहे हैं, लॉ की वोकैबुलरी जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऑडिट में आप जब तक ऑडिट की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप लोगों को मार्क्स मिलने वाले नहीं हैं। और ये ऐसे नहीं आएगी, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस से आएगी। और अब जो लोग एग्जाम्स जिनके सर पे हैं, मतलब हमारे इंटर वाले खास करके जो कोर्सेज कर चुके हैं, सारा कोर्सेज उनका पूरा हो गया है, अब रिविजन फॉर्म में आ गए हैं, तो भाई आप लोगों से भी मैं कहूंगा अभी 1 महीने का टाइम आपका एक्सटेंड हो गया है, तो कुछ पार्ट रिटन प्रैक्टिस जरूर करिएगा। हालांकि समय उस हिसाब से अगर नवंबर में एग्जाम होते तो मैं अभी कहता पढ़ाई पे पूरा फोकस करो, लेकिन टाइम एक्स्ट्रा मिल गया है तो कुछ एक क्वेश्चंस का रिटन प्रैक्टिस डालिए अपने के हिसाब से। ये दोनों आंसर आपको बताओ, आंसर ये भी करेक्ट लिखा गया है और ये आंसर भी एब्सोल्युटली करेक्ट है, दोनों आंसर यहाँ पे करेक्ट लिखे गए हैं, लेकिन मार्क्स जब मिलेंगे तो बहुत वेरिएशन इन दोनों के अंदर दिखने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक नॉर्मल लैंग्वेज जो अपनी होती है यूज हुई है, और यहाँ पे लॉ के जो वर्ड्स हैं, जो लैंग्वेज प्रॉपर होनी चाहिए वो यूज हुई है, तो वो आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने एक ऑडिट का एग्जाम्पल लिया है, ऑडिट वाले जानेंगे इस चीज को समझेंगे। एक तरफ आपने लिखा क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक तरफ आपने लिखा प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट ऑब्वियस है ये सही है ये गलत है। एश्योरेंस की हम बात करते हैं, एक तरफ आपने लिख दिया गेट दी एश्योरेंस और एक आपने लिखा ऑब्टेन एश्योरेंस, बट ऑब्वियस है ऑब्टेन वाला सही है, गेट वाला गलत है। मीनिंग दोनों का सेम निकल के आ रहा है, लेकिन लैंग्वेज या वोकैबुलरी जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो ऑडिट में भी सेम ही चीज है कि वोकैबुलरी को समझिए। ऑडिट को लेकर के अक्सर सब लोग का ये नॉर्मली भी कहना रहता है कि सर ऑडिट में हम तैयारी नहीं कर पाते, हमसे प्रिपरेशन नहीं होता है। कीवर्ड्स निकालिए और उस लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग बनाइए कॉमन लैंग्वेज की जगह पे, तो ऑडिट भी आप लोगों से बहुत आराम से तैयार हो जाएगी। तो ये मेरा तीसरा नंबर टिप आप लोगों के लिए था। पहला रूल, सब्जेक्ट का रेस्पेक्ट जरूर करिए, आज से शुरू करिए, अगर अब तक नहीं किया है तो करना शुरू करिए। सेकेंड नंबर, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करिए, खाली रटने से कुछ भी होने वाला नहीं है। सब्जेक्ट की लैंग्वेज पर आपका अगर कमांड बन गया तो बहुत जबरदस्त तरीके से आप काम को कर पाएंगे, तो वो कमांड होना हमारा बहुत जरूरी है। फिर हमारे पास में आता है बहुत कॉमन सी चीजें हैं जो आप जिस वक्त पढ़ रहे होंगे तो इस्तेमाल करेंगे, और आप में से बहुत सारे लोग करते भी हैं। जिस वक्त आप पढ़ रहे होते हैं लॉ को या और किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट को, इवन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के भी थ्योरी पोर्शन को, तो आप उस पर हाईलाइट और अंडरलाइन जैसे मैंने किया वैसा आप जरूर करते हैं, है ना। तो आपको मैं यहाँ से दिखा भी दूं, और आप लोग जैसे क्लासेस जब अटेंड कर रहे होते हो तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि हम लोग भी क्या करते हैं कि बहुत बार चीजों को यहाँ पे अंडरलाइन करते हुए जाते हैं ना। तो जैसे कि यहाँ से आप देखें, जैसे ये वाला चैप्टर अभी हमारा चल रहा था, तो यहाँ पे आप देखें मैंने चीजों को अंडरलाइन किया है ना, कहीं पे हाईलाइट किया है, ये देखिए कहीं पे हाईलाइट किया, कहीं पे अंडरलाइन हमने कर दिया, ये देख सकते हैं आप लोग। तो जो जो चीजें हमको मेन लगी हमने उसको हाईलाइट कर दिया या उसको अंडरलाइन कर दिया, लेकिन ऐसा मत करना कि पूरा ही भर दोगे। तो चलो मैंने पढ़ाते वक्त किया है तो मैंने बहुत सारी जगह पर अंडरलाइन कर दिया है, लेकिन हमको क्या करना है, पूरा ही अगर आपने हाईलाइट कर दिया, पूरा पेपर ही अगर अंडरलाइन से भर दिया, तो फिर मतलब क्या रहेगा। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जो की पॉइंट्स है, उनको हाईलाइट आप करिए। और उसमें एक बढ़िया काम आप और कर सकते हैं, आप वहां पे
हाईलाइट में कलर्स भी चेंज करिए। एक ही तरह का हाइलाइटर कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कंफ्यूजन मतलब एक ही जैसी चीजें दिखती है। तो अलग अलग टॉपिक के लिए जैसे मैं भी कई बार यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ। उसके दो रीजन है। एक तो मेंटली मुझे लगता है यार एक ही कलर क्या पूरे में आ गया है, थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी उसका होता है। और कई बार चीजों को अलग डिफरेंशिएट करने के लिए यार ये पॉइंट इस पॉइंट से अलग है तो एक पॉइंट के लिए अलग हाइलाइटर हो गया, दूसरे के लिए मैंने अलग ले लिया। ये जिस वक्त आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, जब आपके नोट्स बना रहे होते हैं, तब आपको अपनी बुक में इवन स्टडी मैट से आप पढ़ रहे हैं तो उसमें ऐसी चीजों को हाईलाइट कर देना चाहिए। जब आप अपना रिवीजन लगाएंगे तो रिवीजन के टाइम पे वो सारी चीजें एकदम आपको दिमाग में रिकॉल हो जाएंगी, वो हाईलाइट वाली चीजें देखते ही। या खुद के सेल्फ नोट्स भी बना रहे हैं तो उन हाईलाइट वाले पॉइंट्स के बेस पे आप लोग नोट्स बना पाएंगे। तो यहाँ ये जरूर आपको मैं कहूंगा कि आपको ये काम जरूर 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 से करना चाहिए कि आप यहाँ पे हाइलाइटर का इस्तेमाल या अंडरलाइन का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। इसी में एक चीज और आपको बताऊं, हैंड रिटन पॉइंट्स। सर ये हैंड रिटन पॉइंट्स क्या होते हैं बच्चे लोगों? हैंड रिटन पॉइंट्स वो है जो आप लिखते हैं। जी हाँ, हैंड रिटन पॉइंट्स हमारे वो हो गए जिनका इस्तेमाल आप लोग करते हैं। सर हम लोग कैसे करते हैं? सर बताता हूं आपको। जैसे यहां पे मैंने कोई पॉइंट को समझाया, समझिएगा, ठीक है, मैंने कोई पॉइंट समझाया और जैसे कि मैंने एंटीसिपेटरी ब्रीज समझाया, इसमें मैंने एक वर्ड बोला वेट टिल डेट, आपने उसके साथ में ही नोट कर लिया। यानी वो वर्ड्स जो आप साथ में लिखते जाते हैं, दे आर कॉल, ये सारी चीजें जो हमारी हैं वो हमारी कहलाती है हैंड रिटन वर्ड्स। मतलब आपने साथ साथ में लिख लिया उनको, ठीक है। जैसे जैसे जो जो टॉपिक आपको लगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां से अगर आपको बताना शुरू करूं, देखिएगा जब हम लोग ये वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो कई सारी चीजें से वेवर, अब वेवर का मतलब सर पता नहीं उस वक्त में दिमाग में आया नहीं आए, हमने लिख दिया कि भाई सैक्रिफाइस करना, त्याग करना, आपने अपने पॉइंट्स बना लिए, ठीक है। या यहाँ पे जब रेमिशन मैंने पढ़ाया तो मैंने कहा था यार ये अकाउंट्स का फुल्ली सेटलमेंट वाला पॉइंट है, तो आपने यहाँ पे नोट कर लिया पॉइंट्स रिलेटेड विद फुल्ली सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। और एक आध एग्जांपल जो मैंने बताया वो आपने वहीं अपने हैंड रिटन से अपनी हैंड राइटिंग के अंदर डाल दिया नोट्स के साथ में। तो मतलब हमारा काम तो बहुत जोरदार हो गया। रेसेशन का मतलब आपने वहां कैंसिल लिख दिया। और कोई वर्ड्स जो जो इंपॉर्टेंट लगे हैं साथ साथ में पैरेलल मार्जिनल नोट्स की तरह से आपके खुद के नोट्स साथ साथ में छोटे छोटे तैयार होते गए। इससे दो फायदे होंगे। एक तो आप क्लास में जिस वक्त पढ़ रहे होंगे बहुत अटेंटिव रहेंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से, ये भी पता लग जाएगा हाँ क्लास में सुन रहे हो, समझ रहे हो। ये चीजें आपके लिस्निंग का पार्ट है कि जो मैंने बोला आपने समझा, समझने के साथ साथ उसको वहीं पे नोट डाउन भी कर लिया, तो वापस जब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और आपकी तैयारी स्ट्रांग भी हो जाएगी। दूसरी बात प्रोविजन को पढ़ते वक्त में, तो ये भी मैं जरूर कहूंगा कि आप इसका भी जरूर जरूर इस्तेमाल करें। अब बच्चे लोगों, जब इतनी सारी थ्योरी के पॉइंट्स आते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं चार्ट का, आप इस्तेमाल कर सकते हैं डायग्राम का। जी हाँ, चार्ट बना सकते हैं आप, चीजों के डायग्राम बना सकते हैं। सर चार्ट और डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं? सर बताने जा रहा हूं मैं आप लोगों को कि ये भी आपकी कितनी बड़ी मदद कर सकते हैं, यहीं से बताता हूं। ये देखिए, जब हम लोगों का एक चैप्टर आता है जहां पे हम लोग बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की, है ना। ये देखिए, इसको मैंने पूरा चार्ट फॉर्म में चेंज कर रखा है। ये देखिए सारे पॉइंट जो थ्योरी में थे ना ऐसे चार्ट में डाल दिए मैंने, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि उसको वापस एक तो इंटरेस्टिंग बन जाते हैं, शॉर्ट में आ जाते हैं और याद करने के अंदर बहुत इंटरेस्ट बनता है कि फटाफट से हमने पढ़ा, चीजें हमको याद होती गई। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग आप रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रूल कैसे कि जैसे कहीं पर आपने चार्ट बना लिए, कहीं पर आपने डायग्राम्स प्रिपेयर कर दिए, कहीं पे आपने शॉर्ट नोट्स बना दिए। जी हाँ, बता रहा हूं आपको शॉर्ट नोट्स भी। तो आप देखेंगे पूरे चैप्टर के नोट्स जो हैं वो मैंने चार्ट फॉर्म में चेंज कर दिए पूरे के। तो थ्योरी पढ़ने की जगह कई बार इस तरीके से पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बनता है और हमारी नोटबुक अलग से तैयार होती जाए। तो एग्जाम टाइम में सर खाली रिवीजन करने के लिए, जब एग्जाम से पहले वाले दिन पे रिवीजन करेंगे ना, तो पूरा चार्ट हमारे लिए यूजफुल हो जाएगा। तो ये चार्ट फॉर्म हम यहाँ पे तैयार, चार्ट या फिर डायग्राम फॉर्म में आप इसको तैयार कर सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से। तो ये भी थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने के फंडे क्या, ये सारे थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने के फंडे हैं कि जहां जरूरत है आपने, अच्छा हर चीज के लिए चार्ट नहीं बनाया, ये नहीं कह रहा हूं पूरे कोर्स को चार्ट में कन्वर्ट कर दो, है ना। वहां पे आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी आपको मैं बताने जा रहा हूं। आप वहां पे शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं? जी हाँ, शॉर्ट नोट्स, चार्ट के साथ में शॉर्ट नोट्स का भी एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूं। यहीं से देखिएगा आप लोग, ये देखिए जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ हमारा, ये हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स आ गए। अब आप देखें स्टार्टिंग मैंने, अब आपकी चॉइस है। कई लोगों को चार्ट बनाना बहुत अच्छा लगता है, कई लोगों को पिक्चराइजेशन अच्छा लगता है। मैंने कई सारे स्टूडेंट की कॉपीज देखी, वो क्या करते हैं, जैसे मैंने कोई एग्जांपल दिया कि भी एक पर्टिकुलर पर्सन है, उस पर्सन ने दूसरे को ऑफर किया, तो ऐसा ऐसा क्या करते हैं, ऐसा ऐसा पिक्चर बना लेते हैं कि ये एक पर्सन है, ये हमारा मेरा
पिक्चर बहुत खराब है मेरा ड्राइंग, इस पर्सन ने इस पर्सन को ऑफर किया, इसने इसको एक्सेप्टेंस दे दिया, ऐसा ऐसा करके एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा 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 इसका बाल भी बना लेंगे, वो ऐसा ऐसा डिजाइनिंग छोटी छोटी भी बना लेंगे, लड़की बनाना लड़का बनाना जो कुछ है। तो ये भी एक मस्त तरीका है, बढ़िया तरीका है भाई, वही चीज है जो मैं कर रहा हूं। लेकिन अब आप अपने हिसाब से ऐसा कर लेते हो ना किसी भी पॉइंट के साथ में, तो उसको वापस समझने में आपको बहुत इंटरेस्ट बनेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के अंदर मूवी स्टार्स की फोटोग्राफ डाल दी, कभी कुछ डाल दिया, क्योंकि टॉपिक में इंटरेस्ट बने। तो आप जब अपने नोट्स को पढ़ोगे तो उसमें भी आप इस तरह की चीजों को इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप देखो, ये मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए है ना, एकदम शॉर्ट नोट्स। जैसे फर्स्ट एक लाइन भी ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। आप देखो यहाँ पे भी एक तरह से मैंने हाईलाइट करके रखा है, मेन पॉइंट्स यहाँ पे मैंने एक तरह से हाईलाइट कर दिए। अब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वन लाइनर में सारी चीजें मैंने खत्म कर दी। तो जो इतना बड़ा चैप्टर हमारा फर्स्ट देखो इतने शॉर्ट में खत्म कर दिया। पॉइंट टू रिमेंबर साथ में और डाल दिए मैंने, है ना। दीज आर कॉल्ड शॉर्ट नोट्स। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ये देखिए एकदम शॉर्ट कर दिया, सारे पॉइंट्स को वन लाइनर के अंदर में लेकर के आ गया। मेन चीजें मैंने वहां पे सारी लिख दी, केस के नाम जरूरत हुई तो वो भी लिख दिए। तो ऐसे आप चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, तो इतने शॉर्ट के अंदर मेरा देखो सेकंड चैप्टर खत्म हो गया, थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो गया कंसिडरेशन का। तो ऐसे वेदर चार्ट फॉर्म में आप करें, या आप चाहें तो चार्ट फॉर्म की जगह पे शॉर्ट नोट्स का तरीका जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मेरा जो ये लास्ट पॉइंट मैंने पहले ले लिया, ये देखिएगा लास्ट पॉइंट जो था ना शॉर्ट नोट्स का, तो हैंड रिटन पॉइंट्स अलग चीज हो गई, वो आप जब पढ़ते वक्त खुद नोट कर रहे हो। अपनी तैयारी के लिए जब कोई प्रोविजन को समझो तो चार्ट बनाओ। काफी सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, कोई बड़ा सा प्रोसीजर दिख रहा है। हमारे सीए इंटरमीडिएट वाले बहुत सारी जगह पे आप प्रोसेस पढ़ते हो, जैसे अगर स्टेट से स्टेट में ऑफिस चेंज करना है तो उसका एक प्रोसेस है, उसको चार्ट फॉर्म में कर दो। सेक्शन 66 में जहां पे रिडक्शन ऑफ कैपिटल पढ़ते हो, एक प्रोसीजर फॉलो होता है, उसको चार्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो जहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से वोटिंग के अंदर हमने एक पूरा प्रोसेस पढ़ा है, चार्ट फॉर्म में चेंज कर दो। ठीक है, तो आप बिल्कुल एक डायग्राम बना सकते हो या चार्ट बना सकते हो, जिससे आप जब वापस पढ़ेंगे आपके लिए पॉइंट बहुत ईजी हो जाएगा। और उसी में मेमोरी टेक्निक का यूज भी आप बहुत जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। फिर सीए इंटरमीडिएट वाले देखेंगे, ये इंटरमीडिएट वालों का एक टॉपिक आता है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, समझेंगे। अब आप देखें, मैंने पूरे चैप्टर को चार्ट फॉर्म में चेंज कर दिया है, और इंटर वाले भी इस चीज को जानेंगे कि जब मैंने एक दिन इसका रिवीजन लिया था इसी तरह से एक चैप्टर का चार्ट बेसिस के ऊपर शॉर्ट में, तो आप लोगों के मैसेजेस भी आए कि यस सर सारे चैप्टर का ऐसा एक रिवीजन आप लगा दीजिए तो बहुत मजा आ जाएगा आपको तैयारी करने के अंदर। तो पूरा चैप्टर आप लोग देखें, यहाँ मैंने चार्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, पूरा का पूरा चैप्टर, सारे सेक्शन जो भी 5 सेक्शन थे वो सारे हमने यहाँ पे पूरे चार्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। तो इतनी बड़ी थ्योरी हम चैप्टर की पढ़े, है ना। देखिए मैं आपको कोशिश करता हूं कि आई थिंक इस चैप्टर का थ्योरी भी मेरे पास में यहाँ पे हो। ये देखिए, अब ये देखो बच्चे लोगों, ये स्टडी मैट भी है, स्टडी मैट भी अपने पास में है। अब स्टडी मैट के अंदर, और ये रहा मेरे नोट्स के अंदर भी। अब बच्चे लोगों इतनी सारी, ये देखो थ्योरी, यहाँ पे भी अंडरलाइन आपको दिख जाएगी, हाईलाइटर आपको दिख जाएगा। ये देखो इतना बड़ा थ्योरी हम तैयार करें, इतने सारे पॉइंट्स हमने थ्योरी के पढ़े, और देन उसके लिए अगर मैंने चार्ट फॉर्म में चेंज कर दिया उसी चीज को, तो आपके लिए कितना, 2 पेज में काम खत्म, 2 पेज में चार्ट खत्म। सर पूरा जो टॉपिक था मेरा 5-10 पेज का पेपर है, तो 2 चार्ट के अंदर खत्म हो गया। तो आपको याद रखने में बहुत इजी हो जाएगा। तो वेदर चार्ट फॉर्म या फिर शॉर्ट नोट्स, जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। अच्छा, कुछ टॉपिक्स के लिए चार्ट बना लिए, कुछ के लिए शॉर्ट नोट्स बना लिए, क्योंकि एक ही चीज अगर सब जगह पे इस्तेमाल करेंगे तो मजा नहीं आएगा, फिर से वो बोरियत हो जाएगी यार, सारे के सारे चार्ट ही चार्ट है ना, वो मजा नहीं आएगा। तो कुछ के शॉर्ट नोट्स बनाइए, कुछ के चार्ट बनाइए, आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बहुत सुपर चीज आपको और बता रहा हूं, वो है मेमोरी टेक्निक। जी हाँ, मेमोरी टेक्निक यूज कर सकते हो, लेकिन फिर से वही, हर चीज का लिमिटेशन है। जहां पे भी आप निमोनिक्स बना रहे हैं, आप मेमोरी टेक्निक्स बना रहे हैं, ऐसे नहीं कि पूरे कोर्स के लिए बना दिया। जितने पॉइंट्स पूरे चैप्टर के हर पॉइंट के लिए अगर आपने मेमोरी टेक्निक बना दिया तो फिर से मुश्किल के अंदर पड़ जाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली अल्फाबेटिक्स तो जो है सो है। फिर पता लगेगा 26 अल्फाबेटिक्स से आप तुमने एक ही, सबके अगर मेमोरी टेक्निक्स बनाओगे तो सारी चीजें कहीं ना कहीं पे मिक्स हो जाएंगी, और जो मेन होने चाहिए, जहां मेन आपने बनाए थे, वो भी सारे रह जाएंगे। तो फिर से कहूंगा, जो लगे कि यार ये पॉइंट बहुत बड़ा है, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसका मेमोरी टेक्निक, जैसे मैंने भी यहाँ पे किया। ये देखिए हमने क्या किया कि जो हमारा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड है, इसमें पैसा किस किस जगह से क्रेडिट होता है, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट है, ग्रांट से आता है, रेवेन्यू से आता है, डोनेशन से आता है, एप्लीकेशन मनी से आता है, डिविडेंड से आता है, ऐसे पॉइंट्स थे। तो हमने उसके लिए क्या किया कि एक मेमोरी टेक्निक बनाया, जीजी
डेट सर DID FD। तो पूरा पॉइंट क्या बन गया हमारा कि जीजी जो है मतलब दीदी जो है, जीजी डेट और सर ये DID के अंदर पार्ट लेने के लिए गए और वहां से इन्होंने 125 करोड़ का FD जीता। अब 125 जो है 125 ये सेक्शन का नाम है, ये सेक्शन का नंबर है, हमको इससे सेक्शन याद हो गया। FD हमारा फिक्स डिपॉजिट का पॉइंट आगे आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा क्या हुआ कि जी पहले जी से हमारा ग्रांट हो गया, दूसरे जी से हमारा जनरल रेवेन्यू हो गया, डी से हमारा डोनेशन, ए से एप्लीकेशन मनी, डी से फिर डिविडेंड हो गया। तो बहुत सिंपल हमने बना दिया, जी डेट सर DID में पार्ट लेने के लिए गए, जी डेट सर DID के अंदर पार्ट लेने के लिए गए। तो बहुत DID डांस इंडिया डांस हो गया और 125 करोड़ का FD जीता, सिंपल। तो 125 सेक्शन हो गया और बाकी हर वर्ड से कोई ना कोई सेक्शन जो हमारा निकल के आ रहा है। F से फंड भी बनेगा, D से डिबेंचर भी बनेगा, FD जीती है। FD का मतलब वहां पे फिक्स डिपॉजिट D भी ले सकता हूं मैं, यहाँ पे हर चीज के लिए हमने यहाँ पे पूरा मेमोरी टेक्निक बना लिया। तो इसका इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं भाई, एक्सपर्ट लोग हैं आप लोग, अपना मेमोरी टेक्निक बना करके यूज कर सकते हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल मैं आपको और देना चाहूंगा ऑडिट से। ऑडिट वाले स्टूडेंट हमारे इंटर में जानेंगे कि हमारा एक पॉइंट आता है, हमारे जो एथिकल प्रिंसिपल है वो 5 है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। अब हम इसको, ये इंपॉर्टेंट भी, हम इसको याद करने के लिए कॉपी यूज करते हैं हमेशा। हमने अपनी क्लास में कॉपी यूज किया, अलग अलग बनते हैं इसके मेमोरी टेक्निक, हमने कॉपी याद किया। तो कॉपी याद आराम से हो जाता है। कॉपी के अंदर C से कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया, ऑब्जेक्टिविटी हो गया, प्रोफेशनल कंपिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर और I से इंटीग्रिटी हो गया। और जब मैं आपसे पूछता भी हूं तब भी आप हमेशा बोलते सर वो कॉपी वाला पॉइंट, सर कॉपी वाला। तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर आपने सब जगह पे इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। जहां लगे कि चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है वहीं पे आप इसका इस्तेमाल करोगे, हर जगह पे आप ये इस्तेमाल करने वाले नहीं है। तो ये आज का हमारा पूरा सेशन था। फिर से एक बार बता देता हूं, सब्जेक्ट को रेस्पेक्ट करिए, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करिए, सिर्फ रखने से काम नहीं चलेगा। सब्जेक्ट का लैंग्वेज पर कमांड होना बहुत जरूरी है। पढ़िए, आंसर्स को पढ़िए, ICA के आंसर्स पढ़िए, उससे पता लगाइए कि हाँ क्या चाहिए आंसर के अंदर, क्या हमारी वोकैबुलरी होनी चाहिए। लैंग्वेज एज इट इज लॉ की नहीं, लेकिन एक रिच लैंग्वेज जरूरी है वहां पे लॉ की, वो जरूर आपको पड़ेगी। पढ़ते वक्त में चीजों को हाईलाइट करिए, अंडरलाइन कर लीजिए मेन चीजों को, साथ में खुद के नोट्स जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उनके मीनिंग्स हो या स्पेसिफिक पॉइंट्स हो उनको निकाल के लिखते जाइए। चार्ट्स बनाइए, कुछ चीजों के शॉर्ट नोट्स बना दीजिए, है ना। कुछ टॉपिक्स को चार्ट फॉर्म में अच्छे लगेंगे, कुछ शॉर्ट नोट्स बनेंगे ताकि एक जैसी चीज नहीं होगी, बोरिंग नहीं होगा। और जहां जरूरत पड़े चीजों का मेमोरी टेक्निक बनाइए, उसको इस्तेमाल करिए। सब जगह नहीं, लेकिन काफी जगह पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो होप करता हूं कि ये आज का जो हमारा ये पूरा का पूरा लेक्चर है, जो पूरा सेशन है, वो जरूर आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा और आप अपने थ्योरी को बहुत मजबूती के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग के साथ तैयार कर पाएंगे। बस यही उम्मीद के साथ ये हमारे सेशन का पर्पस यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है बच्चे लोगों। तो इसको जरूर तैयार करिएगा, पूरा सुनिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर इसको करिएगा, ताकि थ्योरी सब्जेक्ट में जिनको प्रॉब्लम आती है, कहीं ना कहीं हमारा ये जो सेशन है ये उनके लिए बेनिफिशियल हो सके। ओके बच्चे लोगों, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। फिर आप लोगों से जल्दी मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय, शब्बा खैर।